11th क्लास स्टूडेंट्स में आपसे AIPMT और नीट के क्वेश्चंस की सीरीज में 3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट का पहला वीडियो 20 क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट किया था मैंने। अभी भी मेरे पास इस बुक में, जिसमें 31 ईयर्स के पुराने क्वेश्चंस का भंडार है, 31 ईयर्स में अलग अलग ईयर्स में जो जो क्वेश्चंस आए वो सब डले हैं, तो फिर भी इसमें मेरे पास अभी टोटल 41 क्वेश्चंस थे, तो उसमें से मैं 20 करवा चुका हूं। मैं इस वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन और समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और यही मेरी उम्मीद है, मेरी तरीका है, मेरी सोच है कि आप इनको देखोगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि नीट कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, AIPMT कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस हमको एकाग्रचित्त होकर किसी और मैटर पे ध्यान नहीं लगा के केवल पढ़ाई पे लगाना है, बस इतना करना है। जब हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो हमारे को जो याद करी हुई चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं हम, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आप मेहनत बहुत करते हो, पर मेहनत करने के साथ जो आपने, फॉर एग्जांपल कोई अपने घर में पानी भर के रखा हुआ है, और पानी को भर के रखा हुआ और सही जगह रखा है तो काम की बात है, वही पानी धीरे धीरे बह रहा है, तो भरे हुए पानी का मतलब क्या? वो आपके पास लंबे समय तक स्टोर नहीं रहेगा। जब आपको 10 दिन बाद जरूरत पड़ रही है, पता चला पानी खाली है। तो इसी प्रकार 2 साल बाद, आप 2 साल बाद इस नॉलेज का यूज करने वाले हो, और अगर धीरे धीरे ये नॉलेज आपके माइंड से स्लिप होते गया तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है। आपने मेहनत तो करी, परंतु आपके माइंड से स्लिप नहीं होना चाहिए, आपके माइंड से उसने फ्लो नहीं हो जाना चाहिए। ओके, तो हम लोग आते हैं हमारी उसी सीरीज के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 21 पर। किस पर आते हैं? 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ टाइम। हमारे पास उन्होंने दे रखा है कि किसका डायमेंशन टाइम का होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा 12th क्लास का क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि आपको याद तो रहेगा कि हमने इसमें का पढ़ा था कुछ क्वेश्चन। ये हमारे पास है, इसमें से किसका डायमेंशन टाइम का होगा ये पूछा हुआ है, जिसमें L, मैं आपको क्लियर कर दूं, R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटेंस है, और L क्या है? कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। इन नए टर्म्स हैं, अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, मजा आएगा आप लोगों को भी। C क्या है? कैपेसिटेंस है। L क्या है? किसी कॉइल, जैसे कॉइल होती है ना, तो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है। क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस। यही तो काम है नए नए शब्द सुनने का 11th में। तो जो कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको L कहते हैं। आगे आप जाके पढ़ोगे कैपेसिटर। ठीक है, ये एक हिसाब से चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है। ओके, इसमें चार्ज स्टोर रहता है। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं, उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और R से तो आप चिर परिचित हो, ये आपका रेजिस्टेंस है। इसमें से कौन सा टर्म टाइम को बता रहा है? अब आपको नहीं समझ में आएगा इसको देखने पे कि इसमें से कौन सा टर्म टाइम को बताएगा। ठीक है, मैं आपको ही बता दूं, एक फॉर्मूला है आपके लिए सिंपल सा, याद रखना। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कोई इंडक्टर होता मतलब कॉइल होती है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है E = ½ LI²। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि ½ LI² का डायमेंशन फार्मूला लाइए, तो आप कंफ्यूज मत होइए। केवल ये पूछ ले कि LI² का डायमेंशन फार्मूला लाइए, तो कंफ्यूज मत होइए। ये किसका फार्मूला है? एनर्जी का। तो आप एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला लिख दीजिए। चलिए, आपने 11th क्लास में एनर्जी पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। करंट के केस में एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होती? I²RT। तो डायमेंशन में अगर आधार पर, डायमेंशन के आधार पे चाहूँ तो इस एनर्जी की जगह लिख सकता हूँ I²RT लिख सकता हूँ, इक्वल टू, इधर देखें ये तो नंबर है, नंबर से मेरे को कोई मतलब नहीं, ये चैप्टर मेरा डायमेंशन वाला है, तो मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। कितना आ रहा? LI²। अब मेरा इधर का I², इधर के I² से क्या हो गया? कैंसर। ये R कहाँ आ गया? नीचे। तो T बराबर कितना बचा? L/R। तो जो L/R वाला टर्म है वो क्या है? क्या बता रहा है? L/R क्या बताता है? टाइम। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इन 4 में से कौन सा टर्म टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो L/R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया? 21। इजी है,
थोड़े से 12th के फॉर्मूले लगते हैं, पर मैं आपको साथ में वो भी समझाते जा रहा हूँ, जिससे कि क्या है, जब भी आप ऐसी बुक को खोलो तो आप में एनर्जी बनी रहना चाहिए। फिर हमारे पास है अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर। जो मास है उसके मेजरमेंट में एरर कितनी हुई है, 4%, ओके। और जो उसकी लेंथ है उसमें मेजरमेंट में एरर कितने परसेंट हुई है, 3%। अब पूछा जा रहा है कि डेंसिटी में कितने परसेंट मैक्सिमम एरर हो सकती। बड़ी शांति से देखें, क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा आपका, एल क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, एल क्यूब। तो पहले वॉल्यूम में परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितनी होगी। आपको अभी सिखाया था मैंने पिछले उसमें भी कि पावर कहाँ चली जाती, आगे 3 इंटू क्या लिखते हैं, परसेंटेज एरर इन एल, ठीक है, या ए, जो भी साइड मानी हो आपने, एल माना हो तो एल, ए माना हो तो ए। तो 3 इंटू कितने परसेंट एरर है, लेंथ में 3%, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9% एरर होगी किसमें, वॉल्यूम में। अब आपकी बारी थी डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब परसेंटेज एरर इन मास कितना है, 4%, प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितना है, 9%। तो अब इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 13%। तो डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर है वो कितने हैं आपकी, 13%। तो आई थिंक आपका 13% का जो ऑप्शन है, 13% का ऑप्शन आई थिंक कौन से नंबर पर है, डी नंबर पर। ये भी AIPMT का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन गया हमसे। क्वेश्चन नंबर हम 22 के बाद अब किस पे चलते हैं, 23 पर, 23rd पर। ट्वेंटी थर्ड क्या कह रहा है, हमारे पास एक इक्वेशन है, मैंने पहले भी पढ़ा है इसको, वंडरवाल गैस इक्वेशन कहते हैं। P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, V माइनस बी इक्वल टू RT, ये होती वंडरवाल गैस इक्वेशन। और अभी जो मैं बुक उठा के बैठा हूँ उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन मेरा 23rd है, अगर आप बुक को पढ़ोगे, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर और इधर दे दिया इक्वल टू B इंटू थीटा बाय V। ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। आप कभी सोचोगे सर नहीं ये वंडरवाल इक्वेशन तो ये होती, हमको तो ये इक्वेशन दे दी थी। कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ओके। फिर क्या कहा हुआ है, इक्वेशन वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, थीटा इज टेम्परेचर, इफ A एंड B आर द कांस्टेंट देन द डायमेंशंस ऑफ A विल बी। उन्होंने किसका डायमेंशन पूछा है, A का डायमेंशन पूछा है। तो ये टर्म से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम क्यों कंफ्यूज हों। अब देखिए यहाँ से ये क्लियर है कि प्रेशर में कोई टर्म जुड़ रहा है, प्रेशर में कोई टर्म ऐड हो रहा है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ही ऐड हो सकता है। मतलब लीटर वाली वैल्यू को लीटर वाली वैल्यू से ऐड कर सकते हो, किलोग्राम को मीटर में ऐड नहीं कर सकते हो। तो इसी प्रकार प्रेशर को प्रेशर ही ऐड होगा, मतलब A बाय वी स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होता है। प्रेशर का डायमेंशन होता है ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये तो आपको याद होना चाहिए, आपका माइंड चलना चाहिए कि प्रेशर होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, ml t टू द पावर -2, नीचे एरिया मतलब l स्क्वायर, एक l कटेगा तो l की पावर -1 आएगी। ये आगे की सोच के चलना पड़ेगा। अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का कितना होता है आपको ये सोचना पड़ेगा। वॉल्यूम का फार्मूला क्या है आपके पास, वॉल्यूम का है आपके पास L क्यूब, और उस पूरे पर क्या हो जाएगा। चलिए अभी तो हम यहाँ पर ये क्या लिख रहे हैं, प्रेशर का, ये पूरा जो है ये प्रेशर के बराबर है ना, हमने प्रेशर के बराबर लिख दिया। अब हमको केवल A लाना है तो वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो A और वॉल्यूम का क्या होता है L क्यूब, और ऊपर से क्या लगा हुआ है स्क्वायर, इक्वल टू
L की पावर -1 T की पावर -2। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m L की पावर 5। क्यों? क्योंकि ये 6 इधर से मल्टीप्लाई होगी तो 6 में से -1 जाएंगे तो 5 बचेगा, T की पावर -2। तो ये आ गया A का डायमेंशन फार्मूला। सिंपल सा था, मैंने पहले भी जो वीडियो बनाए उसमें इसको समझाया है आप लोगों को। ओके, चलिए आगे अपनी गाड़ी को और बढ़ाते हैं धीरे धीरे। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है 24। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी। काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर निकालना है। मास में कितने परसेंट है भैया? मास में दी है 2% एरर। मास के मेजरमेंट में कितने परसेंट एरर हुई है? 2%। ओके, और जो स्पीड है, स्पीड को आप जनरली v कहते हो, तो वेलोसिटी भी बोल सकते हो अभी यहाँ पे हाल फिलहाल। तो वेलोसिटी में कितने परसेंट एरर है आपकी? 3% एरर है। तो बोल रहे काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट एरर होगी? बहुत सिंपल सा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ये मेरा कौन सा क्वेश्चन नंबर, मैं भूल जाता हूँ यार क्वेश्चन नंबर बोर्ड पे लिखना। ये क्वेश्चन नंबर मेरा है 24। कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको? 24। मुझे परसेंटेज एरर काइनेटिक एनर्जी में निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। तो जो आगे का नंबर है हाफ, उससे लेना देना नहीं है, तो हम पहले मास को उठाएंगे। तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इन मास प्लस, अब जो पावर है वो कहाँ जाती है? आगे, 2 × क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर इन v मतलब यहाँ पे स्पीड है। तो मास में कितने परसेंट एरर है? 2%। ओके, प्लस 2 × परसेंटेज एरर इन v में कितने परसेंट एरर है? 3%। 2 × 3 कितना हुआ? 6। 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8%। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट एरर होगी आपकी? 8%। काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट एरर होगी? 8%। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट भी है और उसका डायमेंशन फार्मूला भी, उसको बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। पहला जैसे एक लिखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। तो न्यूमरेटर में जो डायमेंशन है डिनोमिनेटर में वही डायमेंशन है, तो डायमेंशन से डायमेंशन कट जाते हैं, इसलिए इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। ये कांस्टेंट तो है पर डायमेंशनली कांस्टेंट नहीं है। अपने को उन्होंने क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट के साथ साथ उसका डायमेंशन फार्मूला भी होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला, एक दिया हुआ है बी नंबर, पॉइजन्स रेशियो। ये आपके लिए नया शब्द है बेटा। पॉइजन्स रेशियो कहाँ पर होता है? एक्चुअली किसी वायर को हम खींचते हैं तो वो लंबा भी होता है, पतला भी होते जाता है। किसी वायर को खींचते जा रहे हैं, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, तो वो लंबा होगा साथ में पतला होगा। तो उसमें दो प्रकार की स्ट्रेन होती है, एक होती लेंथ में चेंजेस और एक होता है डायमीटर में चेंजेस। तो एक को कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, एक को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को पॉइजन रेशियो कहते हैं। तो न्यूमरेटर में भी स्ट्रेन है, डिनोमिनेटर में भी स्ट्रेन है, इसलिए इसमें कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। पॉइजन रेशियो क्या है? लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो दोनों के डायमेंशन फार्मूले नहीं होते हैं और आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो वैसे भी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। और वैसे भी आपको क्लियर कर दूं कि स्ट्रेन का तो डायमेंशन ही नहीं होता है, तो ये तो दो स्ट्रेंस का रेशियो है, तो डायमेंशन होना ही नहीं है। सी पे दिया है इन्होंने अपने को रिलेटिव डेंसिटी। क्या दिया हुआ है? रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस अपॉन
डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो यूनिट से यूनिट कट गई, डायमेंशन से डायमेंशन कट गया, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं आता है। परंतु जो डी पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको याद होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा होता है, याद है, कैपिटल जी। तो कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स है, कितनी होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। परंतु मैंने इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकालना सिखाया है। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन फार्मूला भी है आपके पास, मतलब कांस्टेंट होने के साथ साथ डायमेंशन फार्मूला भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, डायमेंशनली कांस्टेंट। निकाल लेते एक बार कैपिटल जी का डायमेंशन फार्मूला। एफ इक्वल टू क्या लिखते थे, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, याद आ जाए m1 इंटू m2 का m स्क्वायर लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर कैपिटल जी निकालना है, तो एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी। एफ का डायमेंशन फार्मूला एम एल टी टू द पावर -2, एल का होता आर का होता है एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल टू जी। तो डायमेंशन फार्मूले में आएगा m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो ये डायमेंशन फार्मूला किसका, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन फार्मूला होता है उन्हें क्या कहते हैं, डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 26 और 27 अभी नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलीपर से समझाना पड़ेगा। तो जब तक अभी मैं आपको स्क्रू गेज और वर्नियर कैलीपर से लैब से ला के दिखाऊँ नहीं, समझाऊँ नहीं, इसलिए अभी नहीं करवा रहा हूँ। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करवाए आपको, मैंने आपको 26 नहीं करवाया, मैंने आपको 27 अभी नहीं करवाया है। अब मैं कौन सा करवा रहा हूँ, 28 करवा लूँ। हाँ 28 कर लेते हैं, यस 28 करते हैं। 28 में क्या है, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 में बहुत बड़ा एक फार्मूला दे दिया, ईटा इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। ओके, और ये क्या कहा है, ये है ये जो है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और बोलते हैं कि ईटा का डायमेंशन फार्मूला लाओ, हर एक के बारे में बताया, पी क्या है, आर क्या है, एक्स क्या है, सब बताया, मतलब हमको कंफ्यूज कर दिया। क्या करने की कोशिश करी, इस फार्मूले से कंफ्यूज। अब मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। तो हम फार्मूले को क्यों देखें, हम क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ें कि इसमें पूछा किसका गया है, द विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला मुझे पता है, तो मैं इस फार्मूले से क्यों निकालूंगा, मेरे को पहले से याद है, तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। बच गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आप किस पे आएंगे, हम क्वेश्चन नंबर 29 पर। वो तो आपको पता ही है 28 के बाद 29 आता है, मतलब आप इंटेलिजेंट हो। चलिए, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि एक एक्सप्रेशन है P इक्वल टू पी नॉट, ऐसा लिखा मिलेगा EXP और पावर लिखी -α/t²। वास्तव में ये ऐसे भी लिखा मिल सकता, P इक्वल टू पी नॉट, ये एक्सपोनेंशियल टर्म को बता रहा, मतलब e टू दी पावर -α/t², ये लिखा हुआ भी मिल सकता, दोनों एक ही बात है। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि अल्फा का डायमेंशन फार्मूला चाहिए। किसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए, अल्फा का। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो न्यूमरेटर में लिखा होता है वो पावर होती है और उसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, मतलब ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस होती है। कौन, α/t² का डायमेंशन फार्मूला क्या होना चाहिए, m0 l0 t0 होना चाहिए, डायमेंशन लेस होती है। अब अपने को अल्फा का निकालना है, तो t को नीचे ले आओ, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, t उसके नीचे आ जाएगा, तो m0 l0 t0 अपॉन कितना आ जाएगा, t उसके, तो t उसके ऊपर चले जाएगा, तो t की पावर क्या बचेगी, -2, बाकी सब जीरो रहेंगे। तो आपका डायमेंशन फार्मूला कितना आ जाएगा, t टू द पावर -2। और ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 29 का सही होगा आपका। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। कर दे रफ इसको,
देखिए मैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और आपको ये चीज़ समझाने की शायद कोशिश कर रहा हूँ कि आप 11th की स्टार्टिंग से ध्यान से पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, हमारा केवल स्टोरेज फ्लो हो जाता है। हम जैसे ही अगला चैप्टर पढ़ने लगते हैं तो पिछले चैप्टर का थोड़ा थोड़ा डिलीट होना चालू हो जाता है। हमारी मेमोरी को हमको ऐसा करना है कि हमको आगे के साथ साथ पिछला भी बार बार पढ़ना है, रिवाइज करना है, जिससे कि क्या रहेगा, आपका स्टोरेज लॉस नहीं होगा। आपका स्टोरेज लॉस हो जाता है। आप पहला पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, उधर केमिस्ट्री पढ़ते हैं या बायो पढ़ते हैं, तो बायो के चैप्टर याद करना है, केमिस्ट्री के करना है, तो इधर उधर पढ़ने के चक्कर में वो मेहनत करना पड़ती है, नो डाउट। तो एक चैप्टर का पढ़ते पढ़ते दूसरे चैप्टर में जाते हैं तो पहला चैप्टर थोड़ा थोड़ा स्लीप होने लगता है। एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका दिया हुआ p टू द पावर x, s टू द पावर y और c टू द पावर z। एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। क्या कहा जा रहा है, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब इनका डायमेंशन फार्मूला अगर मैं निकालूं तो m0 l0 और कितना आना चाहिए, t0 आना चाहिए। जहां p क्या है, p कहा है, p रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर। क्या है ये p, आपका रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। और s क्या है, सेकंड नंबर पे s है। s क्या है आपका, दैट इज द s रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकंड। मतलब क्या है, रेडिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। मतलब रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। और साथ में क्या कहा हुआ है, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सबको पता है सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। पी रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट। तो सी क्या है आपका, स्पीड ऑफ लाइट। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा पहले आप लोग दिमाग लगाएं कि इसको कैसे करा जाए। आपके लिए छोड़ दिया मैंने, आप करिए। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है, उसके लिए डायमेंशन फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, थोड़ा सा दिमाग आपका लगाइए, मैं तो कर ही दूंगा आपको, ठीक है ना। पहली बात तो नाम से ही क्लियर है कि रेडिएशन प्रेशर, तो प्रेशर का यूज़ करना है, बाकी आपको सब यूज़ हो जाएंगे, केवल एक ही नया शब्द था, रेडिएशन प्रेशर। चलिए यहाँ देखते हैं। रेडिएशन प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, मैं एक एक का डायमेंशन फार्मूला लिखते चलूँ आप लोगों के साथ, तो वो बेटर होगा। चलिए करते चलते अपन धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। अपने को x, y और z की वैल्यू लानी है। पहले क्लियर क्वेश्चन कर दूं कि x, y, z की वैल्यू लानी है। तो रेडिएशन प्रेशर, तो सबसे पहले प्रेशर की बात करें। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है m l की पावर -1 t की पावर -2 और पूरे की पावर क्या लगा दो, x। ये s क्या है, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड। जरा इसका बना लेते हैं। एनर्जी का डायमेंशन होता है m l स्क्वायर t की पावर -2, पर यूनिट एरिया मतलब एल स्क्वायर और टी। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, टी की पावर कितनी हो जाएगी, -3। मतलब एम और टी की पावर कितनी हो गई, -3। एल गायब है और कितना आ गया, वाई, क्योंकि पावर क्या है, वाई। फिर क्या कहा इन्होंने, ये टर्म भी हट गया, चलो आपने लिख दिया। फिर क्या, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मतलब वेलोसिटी एल टी टू दी पावर -1 और पूरे की पावर क्या है, z इक्वल टू आपको क्या है, m0 l0 और t0। ये क्वेश्चन में कहा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा था मुझे, क्योंकि लगा था कि आप लोग इससे कुछ सीखेंगे। m की पावर x, यहाँ से आई y और m की पावर यहाँ तो है ही नहीं, चलो ठीक है। l की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी, -x, यहाँ l है ही नहीं, गजब बात, यहाँ l है तो कितना है, +z, ठीक है। t की पावर -2x -3y -z इक्वल टू m की पावर क्या जाएगी, 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब कंपेरिजन, ये 0 को इसको x + y इक्वल टू कितना है आपका 0। फिर दूसरा क्या कह रहा है,
माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू वो भी क्या है 0। फिर यहाँ कितना है आपका माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू क्या है 0। अब आपको x, y और z की वैल्यू लानी है। कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचें आप थोड़ा सा। मैं जब तक चौक बदल लूँ, मेरी चौक टूट गई है। जब हम इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 माइनस 2x माइनस 3y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो हमारे पास इस x, y और z की वैल्यूज आ जाएगी। तो आई थिंक आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये अपनी नॉर्मल इक्वेशनों का सॉल्यूशन है और इक्वेशनों के सॉल्यूशन के बाद आपके पास जो x, y, z आएगा वो x इक्वल टू आ गया 1, y इक्वल टू आ गया -1 और z इक्वल टू कितना आ गया 1। आप करिएगा इनको सॉल्व। एक आंसर 0 0 0 भी आ सकता है, पर हमको सभी तीनों 0 0 वाला आंसर एक्सेप्ट नहीं करना है। आप इनको सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आ जाएंगे, यही आपका ऑप्शन होगा सही। तो इस प्रकार से हाँ करिएगा आप इसको। अब तो बाकी मैथमेटिक्स बाकी तो मैंने आपको करके दिखा दिया, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा फिजिक्स खत्म हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, ठीक है। मैं बुक को एक एक क्वेश्चन को करवा रहा हूँ आपको। व्हाट इज 31 क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया है। द डायमेंशनल फार्मूला परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज। अब उन्होंने किसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा है हमसे। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं हम, 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में हमसे डायमेंशन फार्मूला म्यू नॉट का पूछा है। अब हमको म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी, ठीक है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहाँ पड़ा है। तो आपको मैं सीधे सीधे बता दूं कि जैसे ये कोई वायर है, मैं याद करवाता हूँ, तुरंत 12th में भी ले चलता हूँ। वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे r डिस्टेंस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर r डिस्टेंस पर इस एलिमेंट्री पोर्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बायो सावर्ट ने दिया था फॉर्मूला μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम पहली बार μ0 से परिचित होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का था। अब उन्होंने अपने से डायमेंशन फार्मूला किसका पूछ लिया, μ0 का। थोड़ी सी दिक्कत हो गई हमसे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। एक सोलेनॉइड वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है। सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B बराबर होता है μ0 NI। क्या होता है, B बराबर μ0 NI। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये कौन है, स्मॉल n। अब जरा B के बारे में बात करो। आपको B के बारे में क्या पढ़ाया हुआ, F इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ आपने, IBL साइन थीटा पढ़ा है मुझसे, पढ़ा है, मैंने खुद ने पढ़ाया। तो B बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन IL साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज उठा के यहाँ रख देते हैं। B की वैल्यू कितनी आएगी, B का डायमेंशन फॉर्मूला होगा F अपॉन IL साइन थीटा, और इधर का क्या है μ0 स्मॉल n की जगह क्या लिख दिया, कैपिटल N/L इंटू आई। ये जो फॉर्मूले है 12th है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड का है, जिसमें स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ये मैं फॉर्मूला 10th में पढ़ाता हूँ। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हो। तो ये जो है इससे आप B निकाल सकते हैं। तो B का डायमेंशन फार्मूला, अब डायमेंशन फार्मूले में इधर के डायमेंशन फार्मूले का L, इधर के डायमेंशन फार्मूले L से कट गया। साइन थीटा का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। N नंबर है, इसका भी कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। I को नीचे ले जाओ, किसको नीचे ले जाओ, I को नीचे। तो μ0 बराबर कितना हो गया, F अपॉन I स्क्वायर। बस कुछ नहीं बचा। F का डायमेंशन फार्मूला पता, m/2 और नीचे करेंट का जनरली I लिखते हैं या A लिखते हैं, तो A की पावर -2। ये डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका, μ0 का। धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा आपको। मैं चाहूँ तो बायो सावर्ट के लॉ से भी ला सकता था। कोई पूछे सर बायो सावर्ट के लॉ से ला के दिखाओ, तो उससे भी वही आने वाला है बेटा। अब कुछ नया काम नहीं होने वाला है। बायो सावर्ट के फॉर्मूले से अगर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, B इक्वल टू μ0/4 पाई, है ना, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला।
अब बी का फॉर्मूला अपन किससे लाते हैं, अभी मैंने बताया था बी कहाँ से लाया था, एफ अपॉन आई एल साइन थीटा, याद आ गया हो, इक्वल टू ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डायमेंशन से जिनका डायमेंशन नहीं है उनको मैं क्यों लिखूं, क्यों परेशान हूं, क्योंकि मेरे को डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो साइन थीटा का डायमेंशन होता नहीं है, हटाओ इनको, ठीक है। 4 पाई का डायमेंशन होता नहीं है, हटा लो, ठीक है। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये जो डी एल है इसका ये लेंथ है, ये आर स्क्वायर भी क्या है आपकी लेंथ की बात होगी। तो एफ अपॉन आई और एल का डायमेंशन एल लिख दिया। अभी फोर्स का करंट का नहीं लिखा मैंने, म्यू नॉट करंट का कितना होता है आई, इसको मैं नीचे ले आया तो इधर क्या हो गया आई स्क्वायर, डी एल इसका एल और इसका कितना हो जाएगा आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, एक एल यहाँ कट जाएगा और एक एल यहाँ कट जाएगा। तो अब देखो म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स अपॉन करंट के स्क्वायर के बराबर आता है। तो मुझे फोर्स का पता है, करंट की जगह आई लिखा हो तो आई लिख दो, ए लिखा हो तो ए लिख दो, आप उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का, एनर्जी का, ये तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए दोस्तों, कोई बात नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 31 के बाद 32 मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। 32 के बाद मैं पहले अब आ जाऊँगा आपके साथ सीधे सीधे। बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे एक जैसे दिख रहे हैं, तो मेरी इच्छा 31 के बाद नहीं करवाने की है। सब डायमेंशन फार्मूला वही, सेल्फ इंडक्टेंस AT + BT स्क्वायर का, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला, तो सब एक जैसे क्वेश्चंस दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए 10 क्वेश्चंस का होमवर्क दे दिया। मैं 31 तक कर चुका हूँ और इसमें टोटल क्वेश्चन 41 हैं। तो 10 क्वेश्चन जो आगे के हैं वो आप अपने मन से करेंगे। इज इट क्लियर? सो बेस्ट ऑफ लक टू यू। आप अच्छे से करें, मेहनत करें और इन क्वेश्चनों को करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करते रहें आप लोग। थैंक यू।